नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी उत्तराखंड की और बात होगी उस सामाजिक कहीं ना कहीं घटना की जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के श्रीनगर में वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष के छात्र की आपको बता दें कि रैगिंग करने पर 7 सीनियर छात्रों को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अलावा 7 को हॉस्टल से स्थायी रूप से निकाल दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में भारत में रैगिंग को अपराध माना जा चुका है। रैगिंग के खिलाफ सबसे कड़ी सजा, दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद है। रैगिंग विरोधी कानून की बात की जाए तो अब किसी भी कॉलेज में रैगिंग का एक बड़ा अपराध है रैगिंग करना। रैगिंग का दोष साबित होने पर छात्रों को सजा मिलेगी ही, साथ ही संबंधित कॉलेज पर भी कार्रवाई होगी और उस पर भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। रिपोर्ट देखें। उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज में कड़ाके की ठंड में 7 एमबीबीएस छात्रों पर रैगिंग का मामला सामने आया। आरोप है कि सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स ने 40 जूनियर्स को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। पहचान छुपाने के लिए चेहरा ढके सीनियर्स ने 11 नवंबर की रात अपने जूनियर्स को कड़ाके की ठंड में हॉस्टल की छत पर कपड़े उतारने पर मजबूर किया। पीड़ित छात्रों में से एक के माता पिता ने अगले दिन कॉलेज प्रशासन से संपर्क किया। उसके बाद बाकी जूनियर्स भी कॉलेज अधिकारियों के सामने आप बीती सुनाने के लिए बाहर आए। एमबीबीएस प्रथम वर्ष के एक छात्र ने छात्रावास में रैगिंग होने की शिकायत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमएससी के पोर्टल पर भी की। छात्र का आरोप था कि 11 नवंबर की रात छात्रावास 3 में सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों की रैगिंग की। एनएमएससी की ओर से सूचना मिलने पर प्राचार्य प्रोफेसर सीएम रावत ने शिकायत की जांच के लिए एंटी रैगिंग कमेटी की बैठक बुलाई। रविवार को दोबारा प्राचार्य ने कमेटी की बैठक लेते हुए घटनाक्रम की जानकारी ली। कमेटी ने पीड़ित छात्र के आरोप में सत्यता पाई। कॉलेज कमेटी के बाद सामने आए निष्कर्षों में जूनियर्स की कंप्लेन और रैगिंग के आरोप वाले तथ्य सही निकले। इसके बाद एंटी रैगिंग कमेटी ने एमबीबीएस बैच 2019 के 5 और 2020 बैच के 2 छात्रों को 3 माह के लिए शैक्षणिक गतिविधियों से निलंबित कर दिया। इसके अलावा 7 छात्रों को छात्रावास से स्थायी रूप से निष्कासित कर दिया गया। कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि 11 नवंबर की रात छात्रावास बदलते हुए कुछ सीनियर छात्रों की 2021 बैच के छात्रों से बहस हो गई। 12 नवंबर को मामला संज्ञान में आया। जांच कमेटी की संस्तुति के आधार पर ये मामला रैगिंग का माना गया। इसके बाद निलंबन और निष्कासन की प्रक्रिया और कार्रवाई की गई। प्रथम वर्ष के छात्रों का प्रवेश हुआ है, अतः उनको चूँकि हॉस्टल में रूम्स देने थे तो पुराने इनसे जो पूर्व के छात्र थे उनको दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया था। शिफ्ट करने के दौरान जो कोई भी सीनियर छात्र 2019 और 20 बैच के, उनका आपस में कोई विवाद हुआ। चूँकि संस्थान में एंटी रैगिंग एक्ट के तहत ये सब विवाद या आपसी बातचीत करना और भाषा का थोड़ा सा दुरुपयोग करना एंटी रैगिंग एक्ट के तहत आता है, तो उसके विरुद्ध जांच समिति गठित कर जांच की गई। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर CMS रावत ने कहा कि मामले की विभिन्न स्तरों पर जांच की गई। हमने 30-40 जूनियर्स को बुलाया और उनके लिखित बयान लिए और फिर उनके बयानों को क्रॉस चेक किया। रावत ने कहा कि निलंबित 7 छात्रों के अतीत में भी अनुशासनात्मक मुद्दे रहे हैं। जूनियर्स के साथ उनकी कुछ बातचीत भी जमा की गई है। सभी बिंदुओं को जोड़ने के बाद समिति अपने निष्कर्षों के साथ सामने आई और सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि रैगिंग के आरोपी 7 छात्रों को अब अगले 3 महीनों के लिए सभी शैक्षणिक सत्रों से रोक दिया जाएगा। प्रिंसिपल ने कहा कि सभी छात्रों के लिए ये स्पष्ट और सख्त संदेश है, इसी तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। नया बैच अभी शुरू हुआ है और किसी भी जूनियर को परेशान करने वाले सीनियर या किसी दूसरे छात्र को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल इस घटना से नए आए मेडिकल छात्र सहमे हुए हैं, लेकिन खुलकर कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
नहीं, हमारे साथ अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सीनियर्स हेल्प ही कर रहे हैं। अगर हम उनसे कुछ भी पूछ रहे हैं कॉलेज के बारे में, हॉस्टल के बारे में, हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि कहाँ जाना है, मेस कहाँ है, अभी तक वो सपोर्टिव है। हमारे फैकल्टीज़ भी बहुत सपोर्टिव है। हमें हमारे हर एक टीचर से लेक्चर मिला, उन्होंने हमें बताया हमें कैसा इंसान बनना है, कैसा डॉक्टर बनना है, कॉलेज में सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है और डिसिप्लिन में रहना है। फाउंडेशन कोर्स की शुरुआत प्रिंसिपल सर ने की, तो बहुत सारे इंसाइट्स हमें वहाँ पर मिले, बहुत सारे सीखने के लिए चीज़ें मिली और आगे भी बस सीखने की उम्मीद है कि आगे भी हम अच्छा सीखेंगे और यहाँ से एक अच्छा डॉक्टर बन के उभरेंगे। और अभी तो पहला ही दिन है, तो अभी रीसेंट एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे रहे हैं कॉलेज के, फैकल्टीज़ सब सपोर्टिव हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेज रैगिंग के मामलों को लेकर हाल ही में कई बार गलत कारणों से सुर्खियों में आ चुके हैं। ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां जूनियर छात्रों के सिर मुंडवाए गए, मौखिक रूप से गालियां दी गईं और परेशान भी किया गया। कुछ छात्रों के कॉलेज परिसरों में पीटने के मामले भी सामने आ चुके हैं। पिछले दशक में उच्च शिक्षण संस्थानों, खासकर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में रैगिंग के भयावह रूप को देखने के बाद यूजीसी ने रैगिंग के खिलाफ कई कड़े नियम बनाए थे। यूजीसी स्पष्ट कह चुका है कि अगर कॉलेज रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करेगा तो पीड़ित निसंकोच यूजीसी के पास आए और वहां से मदद मिलेगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में भारत में रैगिंग को अपराध माना जा चुका है। रैगिंग के खिलाफ सबसे कड़ी सजा, दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद है। रैगिंग विरोधी कानून की बात की जाए तो अब किसी भी कॉलेज में रैगिंग एक बड़ा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने पर छात्रों को तो सजा मिलेगी ही, साथ ही संबद्ध कॉलेज पर भी कार्रवाई होगी और उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। दरअसल लोकतंत्र में आज बात होगी रैगिंग की, क्योंकि उत्तराखंड में हाल ही में जो मामला सामने आया है उसने कई सवाल खड़े कर लिए। मेडिकल कॉलेज में कड़ाके की ठंड में 7 एमबीबीएस छात्रों पर रैगिंग का मामला सामने आया है और साथ ही आरोप है कि सीनियर मेडिकल स्टूडेंट्स ने 40 जूनियर्स को परेशान किया, प्रताड़ित किया और कैसे रैगिंग की और क्या ये जायज है, क्या कानून है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय कराते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज दीक्षित जी हैं, पूर्व वाइस चांसलर है, बहुत स्वागत है सर आपका। अजय गोविंद जी हैं, सदस्य हैं रैगिंग फ्री इंडिया के, बहुत स्वागत है आपका भी। दिनेश यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, बहुत स्वागत है आपका। वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के, बहुत स्वागत है सर आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनोज दीक्षित जी आपके साथ ही करते हैं। मनोज जी, क्योंकि विश्वविद्यालय के जब मामले सामने आते हैं जाहिर तौर पे अपने आप में कई सवाल खड़े होते हैं। रैगिंग का जिन एक बार फिर से बाहर निकल आया है, मामला रोंगटे खड़े करने वाला है, कैसे इसे देखते हैं? कहां कमी, कहां खामियां आप समझते हैं अभी तक जो अपडेट इस पे आई है? मुझे लगता है कई तरह की खामियां हैं जिसमें जी काफी विस्तृत और उस समय भी बड़ी खतरनाक घटनाएं हुई थी, टीचर्स के साथ भी हुई थी और बच्चों के साथ भी होती थी। हाँ। मुझे लगता है कि एक पक्ष तो ये है कि मैं लगभग 3.25 साल कुलपति रहा और मेरे सामने रैगिंग की एक भी घटना नहीं आई और वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं 24 घंटे सजग रहता था, सेंसिटाइज करता था, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करता था और उनको इस बात के लिए प्रेरित करता था कि ये एक सामाजिक बीमारी है, बुराई है, ये एक डिजीज है, इसको आप अपने साथ लगाकर एक सज्जन नहीं कहला सकते और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने जूनियर्स को इस प्रकार सहज बनाएं कि वे हमेशा के लिए, या तो उनके मन में 2 ही चीजें आती हैं, जूनियर्स जो प्रताड़ित होते हैं आपके हाथों, वे तैयार होते हैं कि अपने जूनियर्स को प्रताड़ित करेंगे जब उनका टर्न आएगा और ये सीरीज श्रृंखला चलती चली जाती है। इस श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है, इसको दोनों ही स्तरों पर तोड़ने की जरूरत है। ये एक केवल लीगल इश्यू नहीं है, ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ केवल एक्ट बना देने से या सजा का प्रावधान कर देने से या एफआईआर कर देने से इस समस्या का निदान होने वाला नहीं है, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे विकसित देशों में ये समस्या है और दुनिया के बहुत सारे देशों में ये समस्या नहीं है। कानून हर जगह है,
कानून के होने भर से लोग अपने आप को सेंसिटाइज करते हुए इस विषय से जुड़ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। 2007 से मैं ये कह सकता हूं कि पिछले 15 वर्ष हो गए हैं लगभग, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी छुटपुट घटनाओं को छोड़ दीजिए तो कोई भी ऐसी बड़ी घटना सामने नहीं आई जिसे हम सीरियस रैगिंग में ले जा सकते हैं। एक चीज आपने और देखा होगा मैडम, कि ये घटनाएं आज की तारीख में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस में हो रही हैं। मेडिकल कॉलेजेस के बाद में ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रही हैं। सामान्य कॉलेजेस में ये घटनाएं सामान्य हो गई हैं, ये अब नहीं हो रही हैं। एक बड़ी संख्या में ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बन गए हैं जहां पर ये घटनाएं नहीं हो रही हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन तो हुआ होगा ना, जिसकी वजह से ये घटनाएं वहां नहीं हो रही हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये आज भी एक बीमारी की तरह से है और बड़े खतरनाक तरह से। आपने जिस तरह की विजुअल्स दिखाए अभी, आप देख सकते हैं बच्चों के सिर मुड़े हुए हैं, आंखें नीचे हैं, और इस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कि कोई बंधुआ मजदूर टाइप के लोग आ रहे हैं। ये जो भावनाएं डॉक्टर्स के अंदर कैसे आती हैं, ये जानने की जरूरत है और वहां से निकालने की जरूरत है। ये केवल ऊपर से सुपरफिशियली उनको दंडित कर देने, 3 महीने के लिए हटा देने से वो नहीं आएगी। वो अगली बार यही लोग नेक्स्ट जनरेशन को कर रहे होंगे, यही चीज कर रहे होंगे जो इनके साथ हुई है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस श्रृंखला को तोड़ने की जरूरत है। दिनेश यादव जी, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं? और सामाजिक रूप से सब साथ में वैदिक रूप से भी तोड़ने की जरूरत है। ये श्रृंखला कहीं और स्तर से, कई स्तरों से अटैक करनी होगी। ये केवल मेरे पास, मैं आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे पास मैं लौटती हूँ मनोज जी, मैं लौटती हूँ, एक सेकंड में लौटती हूँ। अभी यादव जी कुछ कह रहे हैं, यादव जी को सुन लेते हैं। यादव जी, ये श्रृंखला जिसका जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे, क्या ये वाकई इसको तोड़ने की जरूरत है? और अगर ये नहीं टूट पा रही है तो कहाँ खामियां, कहाँ कमियां आप देखते हैं? क्योंकि आप भी छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये जो इंट्रो के नाम पर जो ज्यादतियां हो रही हैं, ये नहीं होनी चाहिए। हम लोग स्वयं इंट्रो मतलब होता है परिचय। एक दूसरे, जो नया छात्र किसी जगह प्रवेश पाता है तो नए छात्रों से उसका संबंध कैसे डेवलप, एक दूसरे के बारे में जाने कैसे, यह प्रयत्न होता है इंट्रो के माध्यम से। तो इसको आने वाले दिनों में उसका जो है कुरूप एक तरह से कहा दिया जाए, तो धीरे धीरे जो है उसमें परिवर्तन आता गया और उसका गलत परिणाम आए, जिसपे छात्रों के भी मन में उसका गलत प्रभाव पड़ा और कई लोग आत्महत्या कर लिए, किसी के साथ यातनाएं विभक्त की गई। ये ठीक नहीं है। इंट्रो के नाम पे, इंट्रो का शाब्दिक अर्थ होता है परिचय प्राप्त करना। हम लोग छात्रावासों में रहे हैं, हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ताराचंद छात्रावास में मैंने रहा। हम लोग जब प्रवेश करने गए तो सीनियर बड़ा सम्मान हम लोग करते थे और जो जूनियर का वो पूरा उस सम्मान का कद्र करते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे। हमारे बगल वाले कमरे में कितना क्लास सीनियर है और कहाँ के रहने वाले, किस जिले के रहने वाले हैं, और लगातार सिलेक्शन होते थे। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता था। लेकिन आने वाले दिनों में उसके 4-5 साल के बाद जो इंट्रो का रूप सामने देखने को आया, एक तरह से शोषण होने लगा छात्रों का, तो ये जो है ये ठीक नहीं रहा। नहीं सर, ये तो मामले सामने आते ही जा रहे हैं ना। 4-5 साल की तो बात छोड़ दीजिए, अभी भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और ताजा मामला देहरादून का है, ये उत्तराखंड का मामला सामने आया। नहीं, उसका जवाब दीजिए दिनेश जी। जिस बात का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे, ये श्रृंखला कैसे टूटेगी? ये तो हमें पता है कि इंट्रो के नाम पर रैगिंग की जाती है। इंट्रोडक्शन एक अलग चीज होती है, एक परिचय एक अलग चीज होती है कि आप बहुत शालीनता के साथ किसी न्यू कमर जो होते हैं उनका आप परिचय ले रहे हैं या फिर उनके साथ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं या उनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में जब ये रैगिंग का रूप ले ले, और इतनी भयानक रैगिंग, इतनी रोंगटे खड़े करने वाली रैगिंग, जो कड़ाके की ठंड में 40 छात्रों के कपड़े उतरवा दे, इस तरह की रैगिंग, इस तरह का परिचय होता है क्या? और वो श्रृंखला कैसे टूटेगी, जिस बात का जिक्र मनोज जी कर रहे थे? जैसे जैसे समय बढ़ता गया, इसका रूप बदलते गया। लोगों ने उसको कुछ कुंठित मानसिकता के सीनियर छात्र थे, उनकी कुंठा के कारण इस तरह की घटनाक्रम हुआ। ऐसा नहीं है, जो सीनियर थे उनके देखरेख में होते, एक दूसरे से परिचय कराते थे। अगर कोई गायन अच्छा करता था वो गाना गाता था, कोई अभिनय अच्छा करता तो वो अभिनय करता था। उसका हर तरीके से अलग अलग उनका परिचय होता था। और जो आने वाले दिनों में भविष्य में उनके जो अपने जीवन को संवारना चाहते थे उसमें सहयोग ही होता था। वो एक दूसरे के सहयोग से चीजें होती थी और बहुत अच्छा होता था। उसका रूप लोगों ने बदल दिया धीरे धीरे आते हुए, और जिससे डर पैदा होने लगा इंट्रो के नाम पर। इंट्रो कोई हुआ नहीं होता था, तो हर नौजवान चाहते थे, जो छात्र आते थे
और बताते थे अपने स्त्री कि मैं जब आया था, नहीं, लेकिन सर जब ये हवा का रूप ले ले तो इसे आप क्या कहिएगा? अजय जी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय जी, रैगिंग फ्री इंडिया के सदस्य आप हैं, लेकिन ये रैगिंग फ्री इंडिया कैसे बनाइएगा? यहाँ पर तो जो हालात है वो बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। अगर एक मेडिकल कॉलेज में इस तरह की घटना सामने आ जाए, जब 40 छात्रों के कपड़े उतरवा दिए जाए कड़ाके की ठंड में, तो उसे परिचय तो नहीं कह सकते, इंट्रोडक्शन तो नहीं कह सकते, इसे तो रैगिंग का नाम ही दिया जा सकता है। कानून बनने के बावजूद भी आखिर क्यों ये नासमझी करते हैं छात्र? जी, सबसे पहले तो मेहर जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे पे आज ये चर्चा की है। ये बहुत अहम मुद्दा है और सोसाइटी अगेंस्ट वायलेंस इन एजुकेशन जो हमारा विजन है ऑफ रैगिंग फ्री इंडिया, 10-15 साल से ऊपर हो गए हमें इस बात को रखते हुए। तो आपका जवाब में पहले ये कहूंगा कि ये जो कानून आया है इससे मैं जरूर मानूंगा कि काफी फर्क पड़ा है, मगर इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी बहुत ज्यादा गैप। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन कि मनोज जी जब यूनिवर्सिटी में थे उन्होंने कहा कि यूज्ड टू मेक श्योर कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कि ऐसी चीजें ना हो। लेकिन कई यूनिवर्सिटीज में, कई कॉलेजेस में हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि केस को दबाने की कोशिश की जाती है। इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में देखा जाता है कि भाई एक बहुत सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट है यूजीसी का कि एफआईआर फाइल करना होता है, बट वो नहीं किया जाता क्योंकि इंटरनली अगर उस मामले को हैंडल कर लिया जाए तो वो कॉलेज की रेपुटेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए वगैरह वगैरह कन्वीनियंट है ना। तो आई थिंक ये जो सबसे बड़ा गैप है, और ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि माइंडसेट अभी भी ये है कि कहीं ना कहीं रैगिंग में अच्छाई छुपी है। मैं हाल ही में केन्या में एक इस तरह की चर्चा में था और वहां पे रैगिंग की चर्चा हो रही थी, तो उनको ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे यहाँ कानून है, क्योंकि तो रैगिंग वहां पे भी है, अलग अलग कंट्रीज में है जैसे बाकियों ने भी कहा, मगर वहां पे कानून इस तरह का स्ट्रिक्ट रूल अभी तक नहीं आया, लॉ अभी तक नहीं। और ये सुन के वो बड़े सरप्राइज। और मैं कहूंगा कि 10-15 साल पहले हमारे साथ पूर्व एसीपी हैं, हम लोगों से कितने लोग पहनते, हम गाड़ी में बैठे तो सीट बेल्ट खुद से क्यों पहनते हैं? खुद से क्यों? क्योंकि वो एक आदत बन गई, हमारा माइंडसेट बदल गया। तो अब वो रैगिंग की तरफ भी हमारा माइंडसेट बदलना, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस का, कि नहीं इससे फायदा, जितना भी फायदा हमको लगता है हो रहा है उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जब हम छात्रों से बात करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि आप एक पावर में आ रहे हैं कि मैं सीनियर हूँ तो मैं जूनियर को ये बोलूंगा तो वो करेगा, लेकिन विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप सिर्फ पावर की ट्रिप में रहेंगे तो आप किसी का फायदा नहीं कर सकते, ना अपना ना किसी और का। ये मैं ठीक है। वेदभूषण जी, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात बोली है कि देखिए कई हद तक तो ये कोशिश की जाती है कॉलेज लेवल पे ही इस पूरे मामले को दबा दिया जाए, लेकिन जब पुलिस प्रशासन के पास भी ये पूरा मामला जाता है तो भी बहुत बड़ी कार्रवाई इस पे हो या फिर बहुत बेहतर तरीके से हो या फिर कहीं ना कहीं रफा दफा करने का ही एक प्रयास किया जाता है पुलिस की तरफ से। ऐसे भी कई मामले सामने आए। देखिए, ये जो कानून एंटी रैगिंग लाया गया था इसलिए लाया गया था कि एक मैसेज जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, क्रिमिनल तो है नहीं, एक मैसेज जाए कि रैगिंग करना एक ऑफेंस है और इसमें आपका कैरियर खराब हो सकता है यदि आपके कैरेक्टर पर एक मुकदमा लग गया, कोई एंटी रैगिंग का मुकदमा या और किसी आईपीसी की बहुत सारी सेक्शंस हैं जिसमें इस तरह के प्रोविजन है कि यदि आप इस तरह का ऑफेंस करेंगे, सपोज करो कोई लड़का, जैसे आपने बताया कि 40 लड़कों को नेकेट करके खड़ा कर दिएगा ठंड के अंदर, उसमें यदि कोई लड़का हिम्मत करके बोले कि मेरे 294 एक सेक्शन होती है कि मेरे को गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया, मेरी जो अस्मिता है, मेरी इज्जत खराब कर दी, मुझे नंगा करके इन्होंने ठंड में खड़ा कर दिया, तो 294 का। पर इसमें प्रॉब्लम यह है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी इसके अंदर कंप्लेनेंट नहीं हो सकते, शिकायतकर्ता केवल स्टूडेंट होगा। यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि स्टूडेंट्स कभी नहीं चाहेगा कोई भी कि मैं कोर्ट अदालतों के चक्करों में जाकर अपनी शिकायत लगाऊं और फिर मुकदमा चले और फिर मुझे तारीख पर तारीख कोर्टों के अंदर जाना पड़े। तो इसलिए बहुत सारी चीजें इसमें टेक्निकल पहलू ऐसे हैं
जिनको भी जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें डेटरेंट तो एक मैसेज देने का तरीका है कानून में, वो यही है कि FIR हो, क्योंकि लोग FIR से ही डरते हैं और हिंदुस्तान में लोग जेल में जाने से डरते हैं। तो एक मैसेज देने का पर्पज था, कानून ने अपना काम किया, परंतु मैंने आपको बताया कि कुछ पेचीदगियां छूट जाती हैं, कुछ पुलिस के तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती है कि स्टूडेंट से चलो छोटा मामला है, इसको यही निपटा दिया जाए, बहुत बड़ा मामला नहीं है। परंतु यदि तमाम स्टूडेंट्स या कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी इस बारे में अपना स्टैंड लेंगे तो इसमें जरूर कहीं ना कहीं अच्छी कामयाबी मिलेगी। और एक्ट के बनने के बाद में मामले बहुत कम हो गए। सर, मामले कम हो गए, लेकिन मामले खत्म नहीं हुए। ये चिंता का विषय है। मामले भले ही कम हो गए, जिसका जिक्र अभी कॉलेज जैसा भी मेरे को पैनलिस्ट बता रहे थे, कहीं ना कहीं भी स्टूडेंट्स में मैसेज नहीं गया कि चीजें गलत है। यदि यूनिवर्सिटी का प्रशासन, कॉलेज का प्रशासन स्टूडेंट्स को, तमाम को, जूनियर सीनियर को बैठाकर एक इस तरह की हेल्प की जाए कि उनको समझाया जाए कि चीजें गलत हैं, इस तरह आपस में नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी भी है अपार्ट फ्रॉम दैट, और सोशली, सामाजिक तौर पे भी ये ठीक नहीं है। तो जरूर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का स्कोप है इसमें। तो ये कभी कभार इस तरह के जो मामले आते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं। अब देहरादून के मामले में अब वो कोई स्टूडेंट इतनी हिम्मत दिखा पाएगा क्या? वो लोग जाकर थाने में अपनी रिपोर्ट करा पाएंगे? क्योंकि कॉलेज का उसमें कोई लोकस स्टैंडी नहीं होता। कोर्ट कहती है कि जो अफेक्टेड है, जिसके ग्रीवांसेस है, वो हमारे पास आए, हमें कॉलेज के प्रशासन से या यूनिवर्सिटी के किसी प्रॉक्टर से या VC की कंप्लेंट पर एक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अफेक्टेड पर्सन नहीं है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ जो मैसेज इसका पहुंचना चाहिए, वो मैसेज स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ये एक वो मैसेज कैसे पहुंचेगा सर, ये भी एक अहम सवाल है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर मनोज जी का मैं रुक करती हूँ, दिनेश जी का भी रुक करेंगे। श्रृंखला की तो कायदे से अगर देखा जाए तो 2 साल से हम सबने कोविड में घर पे बैठ के बिताए हैं। इस 2 साल में ये श्रृंखला टूट जानी चाहिए थी। हिस्ट्री जो भी ट्रेडिशन है रैगिंग का, ये टूट जाना चाहिए था। अगर ये नहीं हुआ है कानून के होते हुए और इतने बड़े 2 साल के गैप के होते हुए, तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत माइंडसेट की है, जहां अभी भी इंस्टीट्यूशंस को और बच्चों को ये समझ में नहीं आया है कि इसका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, अपार्ट फ्रॉम दिस द लीगल इश्यूज। जैसे उस बच्चे ने बोला उस इंटरव्यू में कि वो डॉक्टर बनने आया है यहाँ, तो अगर वो डॉक्टर बनने आया है तो लोगों को नंगा क्यों कर रहा है वहां पे? ये क्या मतलब, इसका क्या कनेक्शन है आपस में? वो वहां कुछ सीखने गया है, कुछ पढ़ने गया है, तो किसी और को क्यों पीड़ा दे रहा है वो? और स्पेशली एक मेडिकल कॉलेज में जहाँ वो डॉक्टर लोगों की मदद करने के लिए जा रहा है, तो ये कैसे हो सकता है? ये वो तो ठीक है, लेकिन ये बताइए अजय जी, ये अभी आप वेदभूषण जी को सुन रहे थे, कह रहे मैसेज नहीं जा पा रहा लोगों में, छात्रों में, छात्र छात्राओं में कि देखिए अगर आप रैगिंग करेंगे गलत है, कानूनन अपराध है, आपको सजा हो सकती है, आपका करियर खराब हो सकता है, आपको जेल में जाना पड़ सकता है, आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। ये मैसेज नहीं है, ये मैसेज आप फैलाने की कोशिश करते हैं। आप अगर सदस्य भी हैं इसके रैगिंग फ्री इंडिया के, तो ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि ये तमाम कोशिशें करने की, आप लोगों की तरफ से भी तो कोशिशें की जाती होगी ना, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैसेज क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि इसकी सीरियसनेस, मैं तो कह रहा हूँ, इसकी सीरियसनेस जो है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। मैं कई टीचर से मिलता हूँ, कई प्रोफेसर से मिलता हूँ जो बोलते हैं कि हम तो बच्चों को बोलते हैं कि थोड़ी बहुत रैगिंग करो, डिसिप्लिन में रहने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो एक थॉट, और ये वो लोग हैं जिनको शायद पता नहीं है कि रैगिंग क्या क्या रूप ले लेता है। जब एक बंद कमरे में एक पावर ट्रिप पे एक बच्चा होता है, स्पेशली अगर किसी किस्म का सब्सटेंस अब्यूज आ जाता है, उसमें अल्कोहल आ जाता है, तो फिर वो चीजें कम्प्लीटली आउट ऑफ हैंड चली जाती है। ये सब ना समझते हुए जब एक वार्डन या एक प्रोफेसर बोलता है कि भाई तुम डिसिप्लिन नहीं कर रहे हो, अगर आप ये कह रहे हैं कि देखिए कॉलेज प्रशासन अगर ये कहता है कि हाँ भाई थोड़ी बहुत रैगिंग करो, इससे बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे, तो कौन सा कॉलेज प्रशासन ये कहता है सर? ये भी समझने की जरूरत है। कह रहे देखिए कुछ ऐसे प्रशासन होते हैं जो कॉलेज प्रशासन ये कहते हैं, या कॉलेज के प्रिंसिपल या वाइस चांसलर की तरफ से कहा जाता है कि देखिए हाँ थोड़ा बहुत रैगिंग करिए, इससे बच्चे डिसिप्लिन में रहेंगे। ये कहाँ तक जायज है सर? जब कानूनन अपराध है तो कॉलेज प्रशासन क्या इस तरह का रवैया अपना सकता है? अगर अपनाता है तो ये कितना सही है? और क्या कॉलेज प्रशासन की तरफ से ही कहीं ना कहीं कमियां यहाँ पर देखी जा रही है कि इस तरह के मामले अभी भी सामने आ रहे हैं? बिल्कुल दोनों ही चीजें दुरुस्त हैं। जो अभी अजय जी ने बात कही वो 100% सही है कि ऐसा हो रहा है। एक विंडो देने की कोशिश की जा रही है कि उसको, अच्छा दूसरी चीज क्या है कि समाज में
बुराई क्या चीज है। दिनेश जी ने जो कही कि इंट्रो करते थे हम लोग, ताराचंद हॉस्टल का जिक्र दिनेश जी ने किया, मैं उस हॉस्टल से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। और समस्या कहाँ पे? समस्या ये है कि अगर हम रैगिंग को एक छोटी सी भी विंडो देते हैं तो हम उस बुराई को एक विंडो दे रहे हैं जिसे हम जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन एक डिफरेंट चीज है, रैगिंग एक डिफरेंट चीज है। इंट्रोडक्शन एक पॉजिटिव फिनोमेना है और रैगिंग एक पूरी तरह से आर्काइक रैगिंग और यूं कहें कि कॉलोनियल फिनोमेना है जिसका कोई कारण नहीं है होने का संस्थाओं में। जी। दूसरी बात जो आपने कही, जो बात अजय जी की बात से भी रिप्रेजेंट होती है, वेद जी की बात से निकल रही है कि ये प्रॉब्लम है क्या ये लीगल इश्यू भर है? क्या ये लीगली टैकल किया जा सकता है? आपको ध्यान होगा कि जब नकल विरोधी अध्यादेश आया था और आज भी वो एग्जिस्ट करता है, तो क्या नकल रुक गई? नकल को संज्ञेय अपराध बनाकर बच्चे को जेल तक पहुंचा देने में, एफआईआर कर देने से नकल रुकी क्या? नहीं। एकेडमिक एनवायरनमेंट का काम एकेडमिशियंस को करना होगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ उन्हें लेनी ही होगी। इससे देयर इज नो ऑप्शन अबाउट इट, देयर इज नो अल्टरनेट टू इट। अगर कोई टीचर ये कहता है कि थोड़ी सी कर लो, कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी क्यों कर लो? मैं आज आपके सामने एक रिस्पॉन्सिबल टीचर की तरह बैठा हूं। मेरे बच्चे अभी परसों वो इंट्रोडक्शन का एक कार्यक्रम करेंगे। मैं उस कार्यक्रम में पूरे समय मौजूद रहूंगा क्योंकि वो इंट्रोडक्शन का कार्यक्रम है। और उसके बाद मैं उनको ये जरूर कह देता हूं कि आज के बाद मुझे अगर इतनी सी भी सूचना मिली कि किसी ने कैंपस के अंदर या बाहर किसी भी बच्चे को प्रताड़ित करने की कोशिश करी, दैट विल बी हिज लास्ट डे इन द कॉलेज। और एज ए प्रॉक्टर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी मैंने सैकड़ों बच्चों को विश्वविद्यालय से भेजा किया है। और इसलिए किया था क्योंकि मैं उनको बता के रहता था, मैं दिन रात 24 घंटे उनके साथ रहता था कि ये चीजें बर्दाश्त है, ये चीजें बर्दाश्त नहीं है। लेकिन समाज में ऐसे लोग आ गए हैं, दिनेश जी ने बहुत अच्छा उसका इंगित किया था कि कुछ ऐसे लड़के आ गए हैं जिन्हें अपनी सत्ता दिखाने का शौक होता है और कहीं उनके पास है नहीं, वो सिर्फ कॉलेज में आकर दिखती है और वहां वो धौंस जमाने के चक्कर में रैगिंग करने की कोशिश करते हैं। ये वो है जहां पर निप इन द बड करना होगा। यू हैव टू रूथलेसली किल देम नाउ। 3 महीने के लिए आपने बिल्कुल गलत किया है। दे शुड बी आउट ऑफ द कॉलेज। एक मैसेज बड़ा सिंपल सा होगा कि ये कोई भी इश्यू हो, ये लीगल हो या नहीं हो, ये सामाजिक इश्यू है, ये नैतिक इश्यू है, ये मॉरल इश्यू है। अगर मेरे कॉलेज में रैगिंग हुई है, द पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फाउंड रिस्पॉन्सिबल, दे हैव टू बी आउट ऑफ द कॉलेज। फिनिश। कोई उसमें दया करने की आवश्यकता नहीं है। ये डिसिप्लिन कभी भी बहुत प्यार से नहीं आता, थोड़ा सख्ती करनी ही पड़ती है। डिसिप्लिन का काम ही सख्ती करनी है। मैं एक जब प्रॉक्टर के रूप में सबसे पहले उनके पेरेंट्स को बताता था और पेरेंट्स को बता देता था कि आपके बच्चे को मुझे विदा करना है, क्योंकि आपने उसको सिखाया नहीं कि उसे अपने जूनियर से कैसे बर्ताव करना है। लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे अपने बच्चों के साथ किस प्रकार के बर्ताव की अपेक्षा है। जी। और ये अपेक्षा मुझे पूरी करनी है, मुझे पूरी करनी है। यूजीसी का काम नहीं है, ये कानून का काम नहीं है, ये आईपीसी सीआरपीसी का काम नहीं है। ये काम संस्थान का है, संस्थान की व्यवस्था का है और ये व्यवस्था हमें स्वयं बनानी होगी और स्वयं ही चलानी होगी। It has a cultural view to it. It has a social view to it. It also has a little bit of legal view to it. But it is not a legal, which has little bit of cultural, little bit of social. No, that is not the way. It has to be seen like this. It is more of a cultural view, more of a social view, a little bit of a legal issue also, if required. ठीक है दिनेश जी, मैं रुक आपका कर लेती हूँ। जिस बात का जिक्र भी मनोज जी कर रहे थे, उसी बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। और सवाल बहुत महत्वपूर्ण कि ये भी तो देखिए कहा जा रहा है कि कुछ कॉलेजेस के जो वाइस चांसलर्स होते हैं वो सख्त होते हैं, तो वहां पर इस तरह के मामले नहीं आते। कहीं ना कहीं कॉलेज प्रशासन की ढिलाई, जिसे कहा जा सकता है, उस ढिलाई की वजह से ही शायद इस तरह के मामले बढ़ते हैं। जब आप भी कॉलेज में रहा करते थे और आप तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, लेकिन उस वक्त क्या कॉलेज की तरफ से किसी तरह का सपोर्ट मिलता था? जिस बात का जिक्र अभी अजय जी भी कर रहे थे कि देखिए कॉलेज की तरफ से भी सपोर्ट किया जाता है सीनियर्स को कि जाइए रैगिंग करिए, थोड़ा बहुत तो रैगिंग आप कर सकते हैं। तो इस तरह का सपोर्ट आप लोगों को कभी मिला है क्या? बाकायदे रैगिंग पर रोक लगी रहती थी। और आज के डेट में बता रहा हूँ, सभी छात्रावासों में एक
पर्चा चपका रहता था, बड़ा बड़ा बोर्डों पर लिखा रहता था कि निषेध, रैंकिंग नहीं लेना, किसी की रैंकिंग नहीं लेना है। और विश्वविद्यालय की जो प्रैक्टोरियल बोर्ड है उसमें छात्र के प्रतिनिधियों का भी मामला था कि उसमें अगर कोई मामला उठता है तो छात्रों के प्रतिनिधि के रूप में छात्र के चुने गए जो लोग उनके देखेंगे कि इस तरह की रैंकिंग किसी छात्रावास में ना हो। सभी छात्रावासों के जो एंट्री गेट थे वहां पर लगे रहते थे, ऐसा नहीं है। और आपको मैं बता दूं, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, इन जगहों की अलग अलग जगह हैं और अलग अलग प्रवृत्ति है यहाँ के इंट्रो की। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तो पूरी तरह से तानाशाही वहाँ होता है। विश्वविद्यालयों में एक सीनियर का लिहाज रहता है। अगर तमाम वहाँ सीनियर सामने, हम लोग जब गए थे विश्वविद्यालय प्रवेश पाए थे ताराचंद छात्रावास में, हमारी जब एंट्री हुई तो हमारे अंकल की उम्र के लोग वहाँ रहते थे। तमाम हर साल IAS में कोई सिलेक्ट हो रहा है, कोई PCS में सिलेक्ट हो रहा है। और हम लोग जब नए नए गए थे एक दूसरे से परिचय होता था और परिचय के क्रम में जानते थे कौन कहाँ का रहने वाला है, क्या है, बगल वाले कमरे में कौन है, 3rd फ्लोर पर 5 नंबर में इस जगह का, इस जिले का, यहाँ का व्यक्ति है, कौन कहाँ इस कमरे में पहले रहता था, कहाँ SDM है, कहाँ तहसीलदार है, कहाँ CDO है, क्या है, एक परिचय होता था। विश्वविद्यालयों में जो इंट्रो का मामला है वहाँ इंट्रो होता है, परिचय कहीं इक्का दुक्का विश्वविद्यालयों में पा जाएंगे। बाकी जो डिग्री का कॉलेज और जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेन रैंकिंग की जो घटनाएं हुई, रैंकिंग की जो घटनाएं सामने आई वह उभर के आया इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेजों में, जहाँ पर बहुत सामाजिकता नहीं होती है, नहीं किसी का लेना देना होता है। रही बात विश्वविद्यालयों में, जहाँ खास मैं कह रहा हूँ जहाँ छात्रसंघ हुआ करता था वहाँ छात्रसंघ का दबाव भी रहता था और सीनियर्स का दबाव रहता था। जो PG में रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो 100 छात्रों सुपर सीनियर होते थे, वो देख रेख करते थे। हाँ, ये है कि परिचय होता था। और मैं फिर कह रहा हूँ, कहीं कुछ लोगों के कारण इंट्रो बड़ी अच्छी चीज है, परिचय प्राप्त करना जरूरी है। कोई विश्वविद्यालय में प्रवेश पाता है, परिचय आप प्राप्त करिए ना। जिस बात का जिक्र अभी मनोज जी कर रहे थे कि देखिए जब तक हमारे कॉलेज में परिचय होता था, इंट्रोडक्शन होता था, मैं खुद वहाँ पर मौजूद होता था, तो कॉलेज प्रशासन के तरफ से कोई क्यों नहीं मौजूद रहता? परिचय के आड़ में किसी को प्रताड़ित करना और उसके सम्मान को ठेस पहुँचाना, तभी तो कानून बना। जो कानून बना, तो कानून बनने के बाद भी इस पे अमल कहाँ किया जा रहा है? कानून तो बन गया, नहीं होगा। विश्वविद्यालय में बाकायदे प्रैक्टोरियल बोर्ड होता है। हमको लगता है कि मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टोरियल बोर्ड होगा और उसमें सदस्य होते हैं, लगभग हर डिपार्टमेंट के लोग उसके मेंबर होते हैं। और हर छात्रावास का जो DSW के माध्यम से हर छात्रावास में एक प्रोफेसर, वार्डन और सुपर होते हैं, 2 लोग। तो वो अपनी बात अपने सुपर और वार्डन से भी कर सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो रैंकिंग की घटनाएं हैं इस पर विचार, अधिकतर आपको घटनाएं प्राप्त होंगी जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पाई जाएंगी। ठीक है अजय जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? वाकई ऐसा है क्या मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, यही बात मनोज जी कह रहे थे, वही इसी बात को दोहरा रहे हैं दिनेश जी भी, ऐसा है क्या कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में ही इस तरह के जो मामले हैं ज्यादा सामने आ रहे हैं? इसमें एक्चुअली ये सही है, बट इसका आई थिंक डायरेक्ट कनेक्शन ये है कि ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हॉस्टल्स होते हैं। जो आपके रेगुलर ह्यूमैनिटीज वाले कॉलेजेस, कॉमर्स वाले कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत उसके मुकाबले हॉस्टल फैसिलिटीज या हॉस्टल से बच्चों का रहना कम होता है। और मेरे ख्याल से जिस तरह का जो कोर्स होता है, आप पूरा दिन कॉलेज में रहते हैं, प्रैक्टिकल वर्क होता है, ग्रुप वर्क होता है, ये सब चीजें कुछ मेरे ख्याल से एक माहौल क्रिएट होती है जिसकी वजह से रैगिंग ज्यादा होती है या होती है। और इसमें एक बात बोलना बहुत जरूरी है कि रैगिंग बोथ बॉयज कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज दोनों जगह होती है। ऐसा नहीं है कि एक मेल इशू है या सिर्फ बच्चे कर, वो भी स्टेटिस्टिक्स दिखाते हैं कि काफी फीमेल गर्ल्स कॉलेजेस में भी रैगिंग इशू होते हैं। बट मेरे को आई थिंक बहुत अच्छी लगी जो मनोज जी ने जो बात की थी कि कल्चरल, सोशल एंड देन लीगल। आई थिंक ये एंड इवेंचुअली बात वही आती है कि एक बच्चा जो एफिडेविट साइन करके एक कॉलेज में जाता है कि मैं रैगिंग नहीं करूं, उस एफिडेविट को साइन करने के बावजूद वो एक ऐसी एक्टिविटी क्यों करता है जो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है।
वेद जी ने कहा कि वो बच्चा है क्रिमिनल नहीं है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल बात रखता हूँ, लेकिन अगर उसको पता है कि वो जो कर रहा है उसे देश में, उस देश के कानून के तहत एक क्राइम माना जाता है, जानबूझ के एक क्राइम ही क्राइम है। हम लोग हमेशा मतलब शुरू में तो बोलते थे कि देयर इज नो सच थिंग एज माइल्ड स्टैबिंग। आप स्टैब करते हैं तो स्टैब, तो उसी तरह से माइल्ड रैगिंग इज रैगिंग, और इंसान अलग तरीके से उस concept को लेता है। तो ये है कि अगर आप मेरे को गाने को, मैं गाना गाता हूँ, मैंने है, मुझे क्या पता मुझे 50 लोग सामने नहीं गाना, तो ये एक एलिमेंट है रैगिंग का, बड़ा मुद्दा है। ठीक है, इंट्रोडक्शन है या जो सारी वन साइडेड है और पूरा खेल पावर। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटती हूँ सर, एक सेकंड में लौटती हूँ, वेदभूषण जी का रुख कर लेती हूँ इस बीच। वेदभूषण जी, अब सवाल ये भी है कि देखिए कानून तो है, और अगर ऐसे में शिकायत भी दर्ज करवाई जाए तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, पहली बात। और दूसरी बात, कानून में क्या प्रावधान है, कितना जुर्माना, कितने साल की सजा, और छात्रों को कैसे जागरूक किया जाए इसके प्रति। नेहा जी, पुलिस का और अदालतों का जो रुख है बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, कहीं ना कहीं से पुलिस वाले भी पढ़कर आते हैं उन्हीं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से, और जो हमारे माननीय जजेज हैं, जुडिशरी भी कहीं ना कहीं कॉलेजेस से पढ़ के आती है। उनको पता है कि इनके खिलाफ यदि स्टर्न एक्शन लिया गया, सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया, तो इनका कैरियर खत्म हो जाएगा, इनका जो उगता हुआ सूरज है बिल्कुल अस्त हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नौकरी नहीं देगा, कोई अपने काम पर नहीं रखेगा। तो इसलिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर, बड़ा सावधानी से जो स्टूडेंट्स को जो डील करती है पुलिस या अदालतें डील करती है, तो एक बड़ा एक डेलिकेट सा उनके पास प्रति व्यवहार रखा जाता है कि हो सकता है कोई सुधार हो जाए, गलती हो गई हो, क्योंकि यंगस्टर्स हैं, कूदफान करते हैं, कॉलेजेस के अंदर है, उनको कानून की जानकारी नहीं है। उसका रास्ता केवल यही है कि जो इससे जुड़े हुए इंस्टीट्यूशन से जो भी वाइस चांसलर है, प्रोफेसर है, प्रोक्टर है, जो यूनियन के स्टूडेंट्स यूनियन के लीडर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो तमाम को अवेयर करें कि ऐसा कोई भी एक्ट उनके द्वारा ना हो कि उनका कैरियर उसमें स्टेक पर आ जाए। तो कहीं ना कहीं मैसेज जाता है और गया भी है। कभी कभार जैसे अभी आपने ये एग्जाम्पल दिया, इसमें बहुत सारी सेक्शंस इसमें अट्रैक्ट होती हैं और उनके सिवियर पनिशमेंट है, क्योंकि वो क्रिमिनल एक्ट के अंदर आता है। कोई उनको बहुत सारी चीजों से डिबार हो जाएंगे, वो कभी इलेक्शन के लिए जाएंगे तो वहां पर उनके लिए स्टिग्मा होगा, कहीं पर नौकरी के लिए जाएंगे कि तुम्हारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ था व्हेन यू आर स्टूडेंट, आपका तो शुरुआत ही बहुत गंदे तरीके से हुई है। तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जो पुलिस और अदालतें रखती हैं, तो इसलिए रखती है कि कहीं हमारे जो यंगस्टर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, गलती भूल चूक से कर गए तो उनको माफी का खाता रखा जाए। एक फर्स्ट ऑफेंडर एक्ट भी होता है, यदि पहली बार कोई गलती होती है, छोटी गलती, ये नहीं कि कोई मर्डर स्टूडेंट कर दे रैगिंग के दौरान में उसको माफी का खाता मिल जाएगा। हाँ, उसने कोई गलती, किसी को थप्पड़ मार दिया है रैगिंग के दौरान में, या उसको कान पकड़वा के उठक बैठक लगवा दी, तो उस तक ठीक है, आइंदा को आप ये ना करना, आपको वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है। तो अदालतों का जो रुख है और इवन कानून का रुख है थोड़ा लचीला है स्टूडेंट्स के प्रति, और होना भी चाहिए। मेरा मानना ये है केवल एक, लेकिन ये भी फैक्ट है सर कि अगर कॉलेज लेवल पे ही प्रशासन लेवल पे ही ये बता दिया जाए कि देखिए डिसिप्लिन आपके लिए क्या है और आपको किन किन चीजों का पालन करना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, तो शायद ये जो पूरे मामले हैं पुलिस तक और न्यायालय तक पहुंचे ही ना। मुझे लगता है आपसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए, कोई समझा पाए, जिन्होंने बच्चों को टैकल किया, छात्र छात्राओं को टैकल किया और उनको समझाया बुझाया और कई छात्रों को दंड भी दिया कि देखिए इस तरह की चीज करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, और की भी। तो ये मुझे बताइए कि अगर गलत तरीके से रैगिंग होती है, बच्चों के मानसिक तौर पर बच्चों को कितना परेशान करती है, क्योंकि हाईकोर्ट का भी ये कहना है कि रैगिंग की बीमारी बच्चों को मानसिक रूप से तोड़ देती है। आपका क्या कहना है सर? पहली बात तो ये कि बहुत स्पष्ट है, रैगिंग शब्द ही नेगेटिव है। रैगिंग में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है जी। वो शब्द ही अपने आप में बार होना चाहिए, उसकी आवश्यकता पूरे शैक्षिक परिवेश में नहीं है। ये बहुत क्लियर होना चाहिए, और इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। एक सिंपल सा सर्कुलर हर जगह चला जाएगा तो ये चीज आ जाएगी कि ये शब्द, जैसे हम असंसदीय शब्दों की एक श्रृंखला रखते हैं, यह शब्द भी अपने आप में असंसदीय है, असामाजिक है, एंटी कल्चर है, इसलिए इसका प्रयोग करना ही अपने आप में दंडित होना के ये पर्याप्त होना चाहिए। ये पहली बात होनी।
नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि मैं आपसे ये बात स्पष्ट कर रहा हूं बार बार कि ये केवल और केवल लीगल प्राविधानों से दूर होने वाली बीमारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सामाजिक समस्याएं और सांस्कृतिक समस्याएं कानून से दूर हो जाती तो एंटी बेगरी एक्ट बनाने के बावजूद भी हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों को दान नहीं दे रहे होते, भीख नहीं दे रहे होते। हमें पता है कि भीख देना कानून अपराध है, लेकिन हम भीख देते हैं क्योंकि उससे सामाजिक स्वीकृति है। तो अगर रैगिंग को कहीं भी किसी भी स्तर पर इतनी भी स्वीकृति मिलती है तो वो अपनी स्पेस बना लेगी। इसलिए उसको जीरो टॉलरेंस के अंदर लाना पड़ेगा, आपको रूथलेस होना पड़ेगा। 1-2 पीढ़ियों को झेलना ही पड़ेगा ये जानने के लिए, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी इन्होंने एक पीढ़ी ने झेला है टू गेट इनटू दिस इंडिपेंडेंट इंडिया। 1-2 अगर झेलते हैं तो कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि लार्जली अगर हम ये सोचें कि अगर आपको रैगिंग मुक्त एनवायरमेंट बनाना है तो करने वाले के प्रति, और जानबूझकर जिसने किया हो, समझबूझकर जिसने किया हो, ये जांच का विषय है, बड़े आराम से पता चल जाता है, एकेडमिक जांच से पता चल जाता है। तो आपको जीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा। मैंने ठीक है सर, जीरो टॉलरेंस तो रखा जाए ना मनोज जी, लेकिन अब सवाल ये भी है कि अभी आपने वेदभूषण जी को सुना होगा, वो कह रहे थे कि सॉफ्ट कॉर्नर रहता है स्टूडेंट्स के लिए, कहीं उनका भविष्य खराब ना हो जाए, अगर उनको कड़ी सजा मिल गई तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, नौकरी आगे नहीं कर पाएंगे, सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, कहीं बाहर जाने में उनका कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड तो खराब हो ही जाता है। अब ऐसे में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है न्यायपालिका की तरफ से भी, पुलिस की तरफ से भी, तो ये जीरो टॉलरेंस कैसे होगा सर फिर? मैडम, मैं तो अभी तक पुलिस तक गया ही नहीं है, मैं पुलिस को जाने को कहता ही नहीं। पुलिस के पास जाने के बाद तो या तो वो क्रिमिनल एक्ट है या वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है, उनके पास कोई साधन नहीं है। अगर हमने FIR कर दी तो वो अपराध में शामिल हो गया, फिर वो तो उसकी प्रक्रिया ही दूसरी चली गई ना। तो सुधार की प्रक्रिया तो वहां समाप्त हो चुकी ना। हमारे पास जो अपने कानून हैं, हम एक पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के अंदर भी अपने अधिकार रखते हैं। विश्वविद्यालय महाविद्यालय के अपने अधिकार हैं जिनका वो अनुपालन सुनिश्चित करा सकती है। उसके वायलेशन के बाद ही तो रैगिंग की बात आती है। ये जो अंदर का अनुशासन है, ये अनुशासन को बनाए रखना एक नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेजेस के पास पर्याप्त अधिकार है। तो मतलब ये अब ये कहा जा सकता है सर, ये तो फिर कॉलेज प्रशासन की नाकामी है, बहुत बाद में पड़ती है। ये बहुत बड़ी नाकामी है कि वो डिसिप्लिन नहीं बना के रख पा रहा है। कॉलेज प्रशासन की ये बहुत बड़ी नाकामी है, बिल्कुल नाकामी है। ये जीरो टॉलरेंस आपने नहीं की है, इसका नतीजा ये सामने आ रहा है। 40 बच्चे हैं, कोई जादू में, कोई थिन एयर में तो घूमे नहीं होंगे। उनको कपड़े उतारने की बात कही हो, किसी ने देखा ना हो, ये क्या संभव है? उसके बाद आप उसको इग्नोर करते हैं और फिर ये सोचते हैं, जैसा कि वेदभूषण जी ने बिल्कुल सही कहा, कि कोई FIR करे, और वो कोई कौन हो, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता। प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन कर नहीं सकता। जो बेचारा पीड़ित हुआ हो वही हिम्मत करके FIR भी करेगा। तो हम उसके ऊपर क्यों? और जब ये पूरा मामला सर बढ़ जाता है तब जाके कॉलेज प्रशासन जो है वो अपना चाबुक चलाता है। आखिर IIT IIM में क्यों नहीं होती रैगिंग? क्यों नहीं होती? क्यों मेडिकल कॉलेज में हो गई रैगिंग? IIT भी तो 100% रेजिडेंशियल है, वहां क्यों नहीं होती? वहां भी तो हॉस्टल्स हैं। क्योंकि उन्होंने इकोसिस्टम बनाया है कि ये जीरो टॉलरेंस है। अगर ये हुआ, देन यू आर ऑफ। ठीक है, ठीक है। दिनेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं काफी देर से, बताइए। देखिए मनोज जी, भाई साहब के बातों से मैं सहमत हूँ, और मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ सबको कि जो एंटी रैंकिंग ऐसी कोई चीज नहीं है। कुछ लोगों ने इंट्रो शब्द होता है, परिचय, जब कोई भी छात्र किसी विश्वविद्यालय में एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में, तो जगह जगह रहता है कि रैंकिंग करना वैध नहीं है। जो जिसकी जो शब्दावली है, उस शब्दावली में जगह जगह लिखा रहता है ये कानूनन वैध नहीं है, दोषी पाए जाने पर यह सजा होगी, इतने वक्त की सजा होगी। उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, प्रत्येक डिपार्टमेंट में, चाहे जो डिपार्टमेंट हो, प्रैक्टोरियल बोर्ड से 1-2 सदस्य होते हैं, और तो वहां पर भी अवेयरनेस पूरी होती है, ऐसा नहीं है। कुछ बड़े कॉलेजेस में, जैसे यूनिवर्सिटीज में, तो छात्रावासों में कुछ कतिपय लोग छात्रावास में भांत के लोग रहते हैं, हम लोग के भी समय में रहते थे, तो उनमें कुछ सीनियर रहते उसको रोक भी लगाते हैं।
तो निश्चित रूप से एक आध मामलों में सख्ती बरत देने से अगर उसका परिणाम खिलाफ आ जाता है तो निश्चित रूप से एक भय का माहौल रहता है। जो हमारे यहाँ की एक प्रवृत्ति सी है आम की कि भाई वहाँ तो रैंकिंग शब्द पर ही हमें आपत्ति है, वहाँ इंट्रो होना चाहिए और कि इंट्रो के आड़ में किसी के साथ किसी के नैतिकता के साथ खिलवाड़ न किया जाए, उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास न किया जाए। परिचय जो होता है, जब कोई जाता परिचय का सिर्फ परिचय का मामला है, वहाँ रैंकिंग का मामला है ही नहीं। उस परिचय से ही तो बात शुरू होती है और वो रैगिंग तक पहुंच जाती है। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं एक ही चीज निकल के सामने आ रही है, जागरूकता। ठीक है सर, वो गलत करते उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है अजय जी, ये जागरूकता कैसे फैलाई जाए और जागरूकता फैलाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? छात्रों को ये पता होता है कि वो रैगिंग करेंगे तो ये कानूनी अपराध है, उनको सजा होगी, उन पे जुर्माना होगा, या फिर वो इन सब से अनजान रहते हैं? जहाँ तक जागरूकता का सवाल है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो कोशिश करती है वो ये है कि हम जितने ज्यादा यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जाके सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप कर पाए। मैं और मेरे साथ इस ऑर्गेनाइजेशन में और भी लोग हैं, हम सब, मैं फिल्म बनाता हूँ, मैं फिल्म डायरेक्टर, लेकिन पिछले 12 साल से मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वॉलंटियर कर रहा हूँ। तो कभी भी एक मौका आता है कि कुछ एक बच्चों के साथ अगर आप जाके बात करें, सेंसिटाइज करें, और ये जो बात हुई ना कि ये जो आप शब्दावली से निकाल देना, यानी कि वोकैबुलरी पे ही चेंज कर देना कि आप रैगिंग को कैजुअली ले ही ना, रैगिंग है ही सीरियस चीज, रैगिंग एक सीरियस चीज है और उसको आप हंसी मजाक में ले ही नहीं सकते। ये बात बच्चों तक पहुंचाना, और हम लोग इंटरैक्टिव सेशंस करते हैं और बच्चों को इस बारे में सोचने पे मजबूर करते हैं कि आज अगर आप एक सीनियर के रूप पे किसी से कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए गाना गाओ, तो कल को जब आप एक नौकरी के इंटरव्यू पे जाएंगे तो क्या आप चाहेंगे सामने बैठने वाला बोले गाना गाओ, क्योंकि वो भी आपका सीनियर है, उसका भी आपके ऊपर पावर है। तो ये जो समाज, क्या समाज क्रिएट करना चाहते हैं, ये ऐसा एक समाज होगा जिसमें जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल, ये समाज में क्या संदेश जा रहा है, बच्चों के मानसिक तौर पर उस पर क्या असर पड़ रहा है, और साथ ही साथ इस श्रृंखला को कैसे तोड़ा जाए, कैसे जागरूकता फैलाई जाए, कैसे बच्चों को ये बताया जाए कि देखिए अगर आप रैगिंग करेंगे तो आपका भी भविष्य खराब हो सकता है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। तो ये भी समझाने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है। और हाँ, कॉलेज प्रशासन शय देने की बजाय थोड़ा सख्त हो, इसकी भी बेहद जरूरत है यहाँ पर, जो मनोज जी ने कहा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।